हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हाजीपुर चैनल में मैं आर.के. शर्मा फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच स्केलर एंड वेक्टर का पार्ट 2 लेकर आए हूं और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के बीच श्रेष्ठ होने और उत्तम होने का फर्क बताऊंगा। दोस्तों, श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, यानी आप जिस स्थान पर है उस स्थान पर जो अन्य लोग हैं, अन्य लोगों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने को ही कहा जाता है श्रेष्ठ होना। लेकिन आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया, इसको श्रेष्ठता से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपके आसपास के लोग कमजोर हैं और उससे ज्यादा आप जान रहे हैं तो आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन यह श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देता है। और इस स्पर्धा का अंत कब होता है? कुछ क्षणों के लिए आप श्रेष्ठ बन जाते हैं, कुछ लोगों के बीच आप श्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए या सबों के बीच आप श्रेष्ठ नहीं रह सकते हैं। फिर वहीं से असंतोष, पीड़ा और संघर्ष का जन्म होता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि आप उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त करने योग्य है उन सभी ज्ञान को प्राप्त करना, किसी अन्य से स्पर्धा के लिए नहीं, अपने आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती है, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर सवेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह बिना अधिक प्रयत्न के ही श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम तो कभी नहीं बन पाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप श्रेष्ठ नहीं उत्तम बनने का प्रयत्न करें, आप उत्तम बने। इसी कामना के साथ मैं आर.के. शर्मा अपना अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट करता हूं। आप इसे ध्यान से देखें। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप लोग जान लीजिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, नल वेक्टर जिसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, उसके बाद पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसके अलावा और सारा वेक्टर है जिसको हम डाल दिए ईटीसी वेक्टर। तो वेक्टर का जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है। वेक्टर 2 3 4 5 टाइप का नहीं होता है। इतना जो नाम हम लिख दिए, इसके अलावा भी अदर टाइप का बहुत सा वेक्टर होता है। इसमें से हम लोग एक एक करके सभी वेक्टर के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्वल वेक्टर को। इक्वल वेक्टर का नाम से ही आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें इक्वल होता है। और क्या होता है तो याद कीजिए, वेक्टर में 2 चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर सच टाइप ऑफ वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। इसी के आधार पर देख लीजिए, डिफिनेशन लिखा हुआ है, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर। तो इस तरह इक्वल वेक्टर के लिए आपको याद रखना है कि इसमें 2 चीज होता है और दोनों चीज इक्वल होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप के वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे ए और बी 2 वेक्टर को यहाँ पर दिखाया गया है। ए के लेंथ को देखिए और बी के लेंथ को देखिए, दोनों का लेंथ आप लोगों को सेम दिख रहा होगा। और लेंथ अगर सेम दिख रहा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथ से। दूसरा चीज आप डायरेक्शन देखिए, दोनों का डायरेक्शन दिखाया गया है राइट साइड में, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर ए और बी सच टाइप ऑफ वेक्टर है विच मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो इक्वल। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इस प्रकार यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। कोई जरूरी नहीं है कि ए एंड बी 2 वेक्टर ही इक्वल होगा, थर्ड वेक्टर ऑल्सो में भी इक्वल, फोर्थ में भी इक्वल, फिफ्थ, यानी कितना भी वेक्टर हो, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो, सबका डायरेक्शन सेम हो, तो सभी को हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम थर्ड वेक्टर को दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि थर्ड वेक्टर इस तरह का है, या थर्ड वेक्टर जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए वेक्टर सी को। अब वेक्टर सी का भी लेंथ देखिए तो बी के इक्वल है, ए के इक्वल है और डायरेक्शन भी राइट साइड की ओर है। इसके आधार पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। और अगर तीनों के तीनों वेक्टर इक्वल है इसका मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से। तो इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड ए इक्वल्स मॉड बी इक्वल्स मॉड सी। तो इस तरह इक्वल वेक्टर में आप लोग को ध्यान में रखना है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। अगला वेक्टर की ओर देखिएगा तो अगला वेक्टर आपका लिखा हुआ है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में भी नाम से ही आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें अपोजिट होना चाहिए और अपोजिट क्या हो सकता है तो डायरेक्शन। तो अपोजिट वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होगा।
अब आ जाइए मैग्नीट्यूड की ओर। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट लड़ाई अगर होता है तो बराबर बराबर वाला में होता है। तो अपोजिट वेक्टर जो है वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसके आधार पर देख लीजिए डिफिनेशन लिखा हुआ है इसमें, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज अपोजिट वेक्टर। तो इस तरह अपोजिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर दो वेक्टर p और q को दिखाया गया है। आप फिर इसमें देखेंगे तो p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड आपको इक्वल दिखेगा, लेकिन डायरेक्शन देखिएगा तो एक का डायरेक्शन राइट की ओर है तो दूसरे का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, यानी डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट दिखाया गया है। और डायरेक्शन अगर अपोजिट दिखाया गया है इसका मतलब हो गया कि यह दोनों के दोनों अपोजिट वेक्टर है। और अगर अपोजिट वेक्टर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P इज इक्वल एंड अपोजिट टू Q। अगर माइनस का चिन्ह लगा दिए तो यहाँ पर शो कर रहा है कि यह इक्वल है। इक्वल किसमें है, तो मैग्नीट्यूड में है, लेकिन माइनस का चिन्ह शो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड और वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी इक्वल है। इक्वल वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन भी इक्वल होता है। अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन इक्वल होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन को जब दिखाएंगे तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन को दिखाए थे तो माइनस नहीं लगा था, क्यों, चूंकि डायरेक्शन भी सेम था। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन को दिखाएंगे तो माइनस लग जाएगा, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इस तरह अपोजिट वेक्टर में आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब तीसरा वेक्टर की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम लाइन पर होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब ध्यान में रखिएगा कि सेम लाइन पर होना चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, तो जिसका डायरेक्शन सेम हो और सेम लाइन पर आता हो, तो इस तरह के वेक्टर को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर। जो डिफिनेशन में लिखा हुआ, द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड आर रिप्रेजेंटेड एट सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। जैसे में अगर हम सेम लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह का लाइन है, इस तरह लाइन को दिखा दिए, इस पर एक वेक्टर हम यहां पर दिखा देते हैं P को, इस तरह हो गया वेक्टर P। दूसरा वेक्टर हम यहां पर दिखा देते हैं Q को, और तीसरा वेक्टर हम इसी पर दिखा देते हैं इस तरह R को। तो यहां पर आप लोग देखे होंगे कि तीन वेक्टर हम रिप्रेजेंट किए हैं एक ही लाइन पर। पहला वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q, तीसरा वेक्टर है R। तीनों का डायरेक्शन राइट साइड की ओर है और तीनों जो है वो सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है, इसलिए यहाँ पर P, Q, R तीनों के तीनों जो होगा वह यह कोलिनियर वेक्टर होगा। दूसरा आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा, कोलिनियर वेक्टर में कोई जरूरी नहीं है कि लाइन पर हो तभी कोलिनियर हो। अगर मान लीजिए यहाँ Q जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, वह Q अगर यहाँ पर होता तो वेक्टर में ऐसा क्वालिटी होता है कि इसको उठाकर हम यहाँ पर ले जा सकते हैं। हाँ, उठाकर ले जाने के क्रम में आप इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह कोई जरूरी नहीं है कि सेम लाइन पर ही दिखना चाहिए। अगर अलग लाइन पर भी हैं तो इसको हम उठा के सेम लाइन पर दिखा सकते हैं, और सेम लाइन पर अगर दिखा सकते हैं तो यह कोलिनियर वेक्टर होगा। तो इस तरह कोलिनियर वेक्टर होने के लिए ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए और लाइन सेम होना चाहिए। अगर लाइन सेम नहीं है तो ये भी देखेंगे कि हम उसको सेम लाइन पर ला सकते हैं कि नहीं। अगर सेम लाइन पर ला सकते हैं तो कोलिनियर है, सेम लाइन पर नहीं ला सकते हैं तो कोलिनियर नहीं है। सेम लाइन पर लाने के लिए कैसा होना चाहिए, तो पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, पैरेलल नहीं है मतलब कोलिनियर नहीं है। अगला चौथा वेक्टर की ओर चलते हैं। चौथा वेक्टर है कोप्लेनर। कोप्लेनर में आप नाम से दिख रहा होगा कि प्लेन जो है वह सेम होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। प्लेन बोलने का मतलब हो गया कि जैसे अगर इस तरह का हम कोई पेज ले लिए, इस तरह का पेज ले लिए, तो यह पेज जो है इसमें सेम प्लेन में है। अब इस पर हम कलम को इस तरह रखें, इस तरह रखें, इस तरह रखें, यह सेम प्लेन में ही रखाएगा। तो इस तरह इस बोर्ड को भी आप सेम प्लेन मान सकते हैं। और इस सेम प्लेन में वेक्टर एक ऐसे लिखे आप, या ऐसे लिखे, या ऐसे लिखे, यह वेक्टर P हो, Q हो या R हो, तीनों के तीनों जो वेक्टर होगा यह सेम प्लेन में होगा। और अगर सेम प्लेन में होगा तो इसको कहा जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। इस तरह इसका डेफिनेशन लिख दिया है, द वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। तो इस तरह कोप्लेनर क्या होता है और कोलिनियर क्या होता है, इसको समझ गए। पांचवा वेक्टर को समझते हैं। पांचवा वेक्टर है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब जो इनिशिएट होता हो सेम पॉइंट से, यानी स्टार्ट होता हो सेम पॉइंट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी वेक्टर हो जिसका इनिशिएटिंग पॉइंट सेम हो उसको कहा जाता है कोइनिशियल वेक्टर। इसके आधार पर डिफिनेशन हम लिख दिया है, द वेक्टर्स हैविंग
सेम स्टार्टिंग पॉइंट या सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम इस पॉइंट को मान लें, इस पॉइंट से एक वेक्टर को स्टार्ट करें वेक्टर ए को, दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिए वेक्टर बी को, तीसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिए वेक्टर सी को। यह सेम प्लेन में भी हो सकता है, अलग प्लेन में भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। इनिशिएटिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर किसी वेक्टर का इनिशिएटिंग पॉइंट सेम है तो इन सभी वेक्टर को एक दूसरे का को इनिशियल वेक्टर माना जाता है। तो इस तरह को इनिशियल का मतलब आपको याद रखना है, जो इनिशिएट होता हो सेम पॉइंट से, यानी स्टार्ट होता हो सेम पॉइंट से, एक्स एक्सिस पर चल रहा है, वाई एक्सिस पर चल रहा है, जेड एक्सिस पर चल रहा है या बीच में कहीं चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होना चाहिए। तो इस टाइप का जो वेक्टर होगा उसको कहा जाएगा को इनिशियल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं नल वेक्टर की ओर। नल वेक्टर का दूसरा नाम होता है जीरो वेक्टर। और अगर आप जीरो देखेंगे तो जीरो जो होता है वो मैग्नीट्यूड में होना चाहिए कि डायरेक्शन में होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही जीरो किसी का हो सकता है, डायरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकता है। तो जीरो वेक्टर से आप याद रखिए कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को ही कहा जाता है जीरो वेक्टर। और दोनों में से कोई भी वेक्टर हो, आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड होता है जीरो। जैसे में देख लीजिए, मान लेते हैं दो वेक्टर है ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है। अगर हमें ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ए और बी इक्वल है, इक्वल में से इक्वल को घटा दिए तो आंसर हो जाएगा जीरो, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन वेक्टर का एक रूल होता है कि वेक्टर में से अगर आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आंसर होगा वह भी वेक्टर ही होगा। यानी यहां पर अगर हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई वेक्टर ही आएगा, और जो वेक्टर आएगा उसको अगर हम सी मान लें, तीसरा वेक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर आया उस वेक्टर को हम क्या मान लिए, तो सी मान लिए। उस स्थिति में अगर आप सी का वैल्यू हमसे पूछेंगे तो इस सी का वैल्यू होगा जीरो, यानी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जीरो होगा। क्यों? चूंकि ए और बी इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल में से इक्वल को घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जीरो आएगा। और इस जीरो के जगह हम वेक्टर सी को लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि जीरो क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, यानी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जीरो होगा। तो इस तरह यहाँ पर सी का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, इसलिए इस सी को क्या कहेंगे, तो इस सी को कहेंगे नल वेक्टर, यानी हियर वेक्टर सी इज नल वेक्टर। और नल वेक्टर को ही बोल सकते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जो है यहाँ पर कौन हो गया, तो सी हो गया। यानी कोई भी जीरो वेक्टर है या कोई भी नल वेक्टर है, इसका मतलब हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जीरो होगा। तो जीरो मैग्नीट्यूड वाले किसी भी वेक्टर को हम बोल सकते हैं नल वेक्टर। अब अगला वेक्टर हम लोग का है यूनिट वेक्टर। पीछे में आप लोग जान गए जीरो वेक्टर, जीरो में जीरो वर्ड जो लगा हुआ था वह मैग्नीट्यूड को शो किया था। उसी तरह इसमें देखिएगा तो यूनिट वर्ड लगा हुआ है, और ये यूनिट का मतलब होता है वन। तो यह वन जो है वह भी किसको शो करेगा, तो मैग्नीट्यूड को ही शो करेगा। इसका मतलब हो गया कि यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड होगा वन। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, द वेक्टर ऑफ व्हिच मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वन, मतलब वैल्यू होना चाहिए वन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो कैप से। पहले भी आप लोग को जब वेक्टर पढ़ाए थे उस टाइम भी बोले थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से भी और कैप से भी। लेकिन कैप जो होता है वो स्पेशल टाइप के वेक्टर के लिए यूज किया जाता है। वह स्पेशल टाइप का वेक्टर कौन सा है, तो यूनिट वेक्टर। और वास्तव में जान लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर जो है वो वास्तव में स्पेशल टाइप का वेक्टर है। इसका यूज रेगुलर हम लोग करेंगे, यानी जितना टाइप्स का वेक्टर हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वह यही है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, तो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हम लिख दिए एन कैप। या एन कैप को क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर एन, यानी कैप के लिए पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। उसी तरह अगर हम लगा दिए आई पर कैप, आई पर अगर हम कैप लगा दिए तो इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर आई। एक चीज और जान लीजिए, अगर एन यूनिट वेक्टर है, एन अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड अगर हम एन का निकालेंगे तो वन हो जाएगा। आई अगर यूनिट वेक्टर है तो आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी कितना हो जाएगा, तो वन हो जाएगा। तो कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो वन होता है। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड लगाते हैं, तो किसी भी यूनिट वेक्टर पर मॉड लगा दीजिए, उसका वैल्यू वन हो जाएगा। आगे जानते हैं यूनिट वेक्टर का टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर के बारे में आपको और ज्यादा पढ़ना है, टाइप्स में पढ़ना है। यह जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर जो होता है वह तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। There are
3 टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर्स जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। वो टाइप्स कौन कौन है? तो पहला होता है आई यूनिट वेक्टर, दूसरा होता है जे यूनिट वेक्टर और तीसरा होता है के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह आप लोगों को याद रखना है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? तो आई, जे और के। इसी को कोई जरूरी नहीं है कि कैप के रूप में ही आप लिखिए, आप वेक्टर का चिन्ह देके भी लिख सकते हैं, यानी इसको आई, वेक्टर जे और वेक्टर के भी लिख सकते हैं। लेकिन आई, जे, के लिखने से डायरेक्ट आपको पता नहीं चलता है कि ये यूनिट वेक्टर है, और अगर हम कैप लगा देते हैं तो पता चलता है कि यूनिट वेक्टर है। यानी आप अधिकांशतः जगह देखेंगे तो एरो से ही रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन अगर आई एरो के साथ भी है तो भी यह यूनिट वेक्टर ही है, ऐसा नहीं है कि यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि आई जो हो वह विथ कैप हो या विथ एरो हो, यूनिट वेक्टर ही होता है। और अगर यूनिट वेक्टर है तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 1 होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी मॉड आई भी 1 होगा, मॉड जे भी 1 होगा और मॉड के भी 1 होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 1 होगा। मैग्नीट्यूड जान गए। अब तीनों में डिफरेंस कौन सी का है? तो डायरेक्शन का। आई, जे और के तीनों डिफर है, तीनों अलग अलग है। तीनों जो है अलग अलग है, किसके कारण है? तो डायरेक्शन के कारण। तीनों का डायरेक्शन किधर की ओर होता है इसके लिए समझिए, आप लोग एक्सिस पढ़े होंगे। टोटल एक्सिस आप लोग पढ़े होंगे 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ध्यान में रखिएगा कि जिस वेक्टर का डायरेक्शन एक्स की ओर होगा और अगर वह यूनिट वेक्टर है तो वह आई होगा। यानी आई जो होता है सच टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर होता है विच डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जे इज सच टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर विच डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस। दैट और के जो होता है वह सच टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? तो जेड एक्सिस की ओर। तो अगर हम आई, जे, के में से किसी एक का डिफिनीशन लिखना चाहे, अगर हम वेक्टर आई को डिफाइन करना चाहेंगे तो इसका डिफिनीशन बना सकते हैं द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो लिख देते हैं द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 and direction is along x axis is called I यूनिट वेक्टर। तो इस तरह I यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन हम यहां पर लिख दिए। इसके आधार पर हम यह भी लिख सकते हैं कि सो वेक्टर I का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 I इज इक्वल टू 1। तो I का डिफिनीशन लिख दिए, I का मैग्नीट्यूड लिख दिए। इसी तरह अगर आपको J का डिफिनीशन लिखना हो और J का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो I के जगह अगर हम J बनाते हैं तो यहाँ पर जो x एक्सिस है उसके जगह हो जाएगा y एक्सिस। यानी J यूनिट वेक्टर इज सच टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस। K यूनिट वेक्टर इज सच टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज अलोंग z एक्सिस। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ J, मैग्नीट्यूड ऑफ K इज 1। तो इस तरह आई, जे, के तीनों के बारे में आप लोग समझ गए। आई, जे, के तीनों यूनिट वेक्टर होता है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन तीनों का 3 तरह होता है। 3 तरफ किधर होता है? तो आई का डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस की ओर, जे का डायरेक्शन होता है वाई एक्सिस की ओर और के का डायरेक्शन होता है जेड एक्सिस की ओर। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो मॉड आई भी 1 होगा, मॉड जे भी 1 होगा और मॉड के भी 1 होगा। तो इस तरह यूनिट वेक्टर को आप लोग समझ गए। आगे आप लोग जानिएगा, अगला वेक्टर आप लोग के बीच आएगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप यह जान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में यूज किसका होगा? तो यह यूनिट वेक्टर का ही यूज होगा, मतलब आई, जे, के का ही यूज होगा। इसलिए आई, जे, के क्या है इसको कंफर्म कर लीजिए। इसमें आप लोग आई यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे तो उसके नीचे जे यूनिट वेक्टर का भी इसी तरह लिख लीजिएगा, के यूनिट वेक्टर का भी इसी तरह लिख लीजिएगा। और अगला वीडियो आप लोग के बीच आएगा पोजीशन वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानेंगे और उसी से रिलेटेड आगे पूरा फिजिक्स है। वेक्टर में जो भी फिजिक्स में आप पढ़िएगा वह उसी दोनों से रिलेटेड है, पोजीशन वेक्टर से ही रिलेटेड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से ही रिलेटेड। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। तब तक के लिए सबको गुड बाय।